Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Hopefully you would be fine and enjoying good health. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we understood about cytoskeleton. Also covered what is cytoskeleton, etymology of cytoskeleton, discovery, composition, components, and also discussed the functions of cytoskeleton. What is cytoskeleton? In case of human body, there are a framework which provides support and strength known as skeleton. Similarly, in cell, some network of fibers made from protein which provides support and strength is known as cytoskeleton. Today we are going to discuss one of the important cytoplasmic structure known as centrioles. स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक्सप्लेन कर सकेंगे सेंट्रियोल्स क्या हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, इनकी प्रेजेंस, इनकी अकरेंस, इनकी एटिमोलॉजी, डिस्कवरी, फंक्शंस कौन कौन से हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ ईटा एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे और उनको हाईलाइट करेंगे ताकि आप इजीली उनको समझ सकें और अपने पास नोट कर सकें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेंट्रियोल है क्या। अगर हम टिपिकली एनिमल सेल लें, मैंने प्लांट सेल का नाम नहीं लिया क्योंकि हायर प्लांट्स में यह जो ऑर्गेनल है ये एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है ये बाद में लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम टिपिकली एनिमल सेल लें, एनिमल सेल लिया, इसके सेंटर में कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं ये स्मॉल ट्यूब से मिलकर बनती हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, अगर हम टिपिकली एनिमल सेल लें उसके सेंटर में सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती हैं। अगर इसको मैग्नीफाई करें तो स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती हैं जिनका मेन काम सेल डिवीजन से है। इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल लें, उसको मैग्नीफाई करें, उसको मैग्नीफाई करने के बाद उसके सेंटर में कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती हैं जिनका मेन फंक्शन सेल डिवीजन में होता है। उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर स्मॉल सिलेंड्रिकल सेल ऑर्गेनल्स। ये स्मॉल होती है, सिलेंड्रिकल सेल ऑर्गेनल्स है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जब इसको मैग्नीफाई करके देखा जाए तो ये स्मॉल ट्यूब्यूल से मिलकर बनती है जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन, और जिसका मेन फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन है। ये बाद में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि डेफिनेशन में सेल डिवीजन का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल ने डिवाइड होकर दो सेल्स बनाने हैं, फिर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं? हमेशा याद रखना है सेल्स ने डिवाइड होना है तभी ग्रोथ पॉसिबल होती है। जब यंग वन होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, उस टाइम में भी उसमें 1 ट्रिलियन सेल्स हों, लेकिन जो ही बॉडी एडल्ट तक तो पहुंचती है तो उस टाइम बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। यह भी एमडी का टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, तो 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह था कि सेल क्यों डिवाइड होते हैं, और डिवीजन में सेंट्रियोल्स का रोल हम डिस्कस कर रहे थे। इस वजह से डिवाइड होते हैं क्योंकि बॉडी ने ग्रोथ करनी होती है, बॉडी ने डेवलप होना होता है। यह सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर कट लग जाता है, कट लगेगा, इसके बाद क्या होगा, यहां पे इंजरी होगी और नंबर ऑफ सेल्स यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
अब इसके जो आसपास वाले सेल्स हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद इस एरिया जहां से डिस्ट्रॉय हुआ है इस एरिया में डिवाइड होकर इस एरिया को कवर कर लेंगे। इसी वजह से सेल डिवाइड होते हैं। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो सेल क्या करता है, अपने क्रोमोसोम जो उसके अंदर हैं डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं, वो अपने क्रोमोसोम्स को डबल कर लेगा। डबल करने के बाद हाफ क्रोमोसोम्स एक साइड पे होंगे और हाफ क्रोमोसोम्स दूसरे साइड पे होंगे, क्योंकि हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स कांस्टेंट हैं। अगर पेरेंट्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल सेल के अंदर 46 हैं, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी 46 होगा। अब क्या होगा, अब यहां पे क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल डबल है, 46 एक तरफ आएंगे 46 दूसरी तरफ आएंगे, मिड से ये सेल सेपरेट हो जाएगा और ये सेल सेपरेट हो जाएगा। ये सेल साइकिल में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, वहां उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। अब हाफ क्रोमोसोम्स यहां पे आएंगे और हाफ क्रोमोसोम्स यहां पे आएंगे और यहां पे सेल सेपरेट होगा और सेल सेपरेट हो गए, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। अब सेंट्रियोल्स का यहां पे सेल डिवीजन में क्या रोल है, सेंट्रियोल्स यहां से स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके जो क्रोमेटिड्स हैं, हाफ क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ इस पोल की तरफ खींच लेंगे, हाफ क्रोमेटिड्स को इस तरफ खींच लेंगे और क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि बार बार लेक्चर्स के कमेंट्स में यह बात पूछी जाती है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। फिर जब मैंने प्लास्टर डिस्कस किया था तो फिर कमेंट आया था कि क्या प्लास्टर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब इसमें हम पॉइंट मेंशन करते हैं कि यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। इसके बाद फिर एक दूसरा पॉइंट है कि यह नॉन मेम्ब्रेनस है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वो क्या था, मेम्ब्रेन्स था, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमटीकैट नीट और ईटा एमसीक्यूज के लिए भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक चीज होती है सेंट्रियोल्स और एक होता है सेंट्रोसोम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेंट्रोसोम वो रीजन है, फॉर एग्जांपल ये रीजन है, सेंट्रोसोम वो रीजन है जिसके अंदर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको हमने सेंट्रियोल्स का नाम दिया है, उस रीजन को सेंट्रोसोम कहते हैं। क्लियर है। अगेन रिवाइज करूं, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम में कोई डिफरेंस पूछ ले तो क्या डिफरेंस है, सेंट्रियोल्स सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो किसमें हेल्पफुल होती हैं, सेल डिवीजन में, लेकिन सेंट्रोसोम वो एरिया है जिसके अंदर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उस एरिया को सेंट्रोसोम्स कहते हैं। अब सेंट्रोसोम्स को प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं कि सेंट्रोसोम्स की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। द एरिया वेयर सेंट्रियोल्स लोकेटेड, वो एरिया जहां पे सेंट्रियोल्स लोकेटेड होते हैं उस रीजन को सेंट्रोसोम्स कहते हैं। अब हमेशा हमारे माइंड में यह क्वेश्चन कलेक्ट करता है कि कोई भी चीज का जब हम नाम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस थिंग हैज दिस नेम, कि इस चीज का यह नाम क्यों है। और हर नेमिंग के पीछे कोई ना कोई रीजंस लाजमी होती है। अब इस रीजन को समझने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार यूज कर चुके हैं, जिसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटिमोलॉजी ऑफ सेंट्रियोल्स का क्या मतलब है। जब मैंने डिफिनीशन डिस्कस की थी तो मैंने यह कहा कि सेंटर में, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस के पास यह ऑर्गेनेली लोकेटेड है। इस लोकेशन की वजह से, सेंट्रल लोकेशन की वजह से इसको, यह जो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसको कहते हैं सेंट्रोलियम, सेंट्रोलम, जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है सेंटर। इस वजह से
इसका जो नाम है वो सेंट्रियोल्स है। इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेंट्रियोल्स। द फर्स्ट टाइम सेंट्रियोल्स वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी एंड वैन बेंडन इन 1880s में बोवेरी एंड वैन बेंडन ने इसको 1880s में डिस्कवर्ड किया। इसके बाद अगर इसके साइज की बात की जाए, यह जो सेंट्रियोल्स है इसके साइज की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर होती है, जबकि इसकी अगर विड्थ की बात की जाए, यहां पे अगर इसकी थिकनेस की या डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 250 नैनोमीटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है क्योंकि एमटीकैट, नीट एंड ईटा टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिस्कवरी किसने की, लेंथ और विड्थ इसकी कितनी है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो उसमें हमने साइटोस्केलेटन डिस्कस किया था। साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट डिस्कस किया था जिसका नाम था माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की ओरिजिनेशन हमने कहा था कि यह सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जैसी कंपोजिशन है उसी तरह अब सेंट्रियोल की भी कंपोजिशन है कि पॉलीमर्स ऑफ ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन। ये किस चीज से मिलकर बनता है, ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसके बाद एक और एमटीकैट, ईटा और नीट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है नंबर्स के। एक सेल में इसके नंबर्स कितने होते हैं, तो याद रखना है कि एक सेल में, एनिमल सेल में इसकी जो नंबर्स हैं वो 2। स्टूडेंट्स, अब अक्रेंस की बात करते हैं कि सेंट्रियोल्स कौन से सेल्स में एब्सेंट हैं और कौन से सेल में प्रेजेंट हैं। अगर अक्रेंस की बात की जाए तो यह एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स में इनका क्या फंक्शन होता है, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना और सेल डिवीजन में वाइटल रोल है। इसके बाद एब्सेंट की बात की जाए तो जो हायर प्लांट्स हैं, एल्गी फंगी जो है उसमें ये एब्सेंट होते हैं। फिर सर एक क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है, अगर एनिमल सेल्स में हैं वहां पे ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवा रहे हैं, एक सेंट्रियोल्स एक क्रोमोसोम्स को अपने पोल्स की तरफ खींच रहा है और दूसरा सेंट्रियोल्स हाफ क्रोमोसोम्स को अपने पोल्स की तरफ खींच रहा है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि प्लांट सेल्स में नहीं होता, तो प्लांट सेल्स में कौन इस काम को परफॉर्म करता है? हमेशा याद रखना है सेंट्रियोल्स प्लांट में एब्सेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मोस्टली इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकल वाइवास में पूछा जाता है। अगर सेंट्रियोल्स प्लांट में एब्सेंट हैं तो सेंट्रियोल्स का काम प्लांट में कौन करता है, जो एनिमल्स में करते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो प्लांट में सेंट्रियोल्स की जगह माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में बनाता है वो गोल्जी बॉडीज बनाता है। गोल्जी बॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम सेंट्रियोल्स वाला होता है, वो रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को खींचता है। अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर में हमारे पास ईटा, एमटीकैट, नीट टेस्ट के एमसीक्यूज भी आएंगे और कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर हम सेंटर में न्यूक्लियस के पास अगर स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे मौजूद होती हैं, जिस एरिया पे मौजूद होती हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। यह पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम के अंदर ये वाला जो मैंने येलो से ड्रा किया हुआ है, ये जो येलो कलर है, इसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। इसको दूसरा नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर
ट्रू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती हैं यूं। इन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को असल में सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या है सेंट्रियोल्स? जो टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। एक यूं होता है और दूसरा यूं होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू ईच अदर आर परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? अब अगर इस एक ट्यूब को, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को अगर मैग्नीफाई करके देखें, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब थी, इसको निकाला, यूं मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई करने के बाद कुछ यूं स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। इसकी जो वॉल्स है, इस वॉल पे स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, लेकिन सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होगा। ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट होगा। कितने से? ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट को ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट का लफ्ज 3 के लिए यूज होता है। ट्रिपलेट क्या है? अगर सेंट्रियोल्स को सेपरेट किया जाए, मैग्नीफाई किया जाए, तो उसके अंदर 3 ट्यूब्स का सेट हमें नजर आता है। उन 3 सेट को ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने ट्रिपलेट्स होते हैं एक सेंट्रियोल्स में? ये एक सेंट्रियोल है, इसकी वाल के साथ 3 3 3 3, ये अप्रोक्सीमेटली 9 सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट। अगर 9 सेट होते हैं तो एक में कितने हुए? एक ट्रिपलेट में 3 हुए, तो टोटल कितने हुए? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इन पॉइंट्स को मैं रिवाइज कर रहा हूं। अगर एक सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू ईच अदर अटैच होते हैं। एक सेंट्रियोल्स को अगर मैग्नीफाई किया जाए, मैग्नीफाई करने के बाद उस सेंट्रियोल्स को अंदर से देखा जाए तो इस तरह की हालो ट्यूब नजर आएगी। इस ट्यूब के जो वॉल्स हैं, इस साइड पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अंदर की तरफ होंगी, लेकिन मिड में कोई भी नहीं होगी। ये 3 को हम ट्रिपलेट कहेंगे। ये 3 का सेट, इसी तरह इधर 3 का सेट, इसी तरह इधर 3 का सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट्स होते हैं और हर सेट में 3 हो गए। और टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? 27 होते हैं। एमसीक्यूज, एमटीकैट, नीट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रियोल्स के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9 ट्रिपलेट्स हैं। एक ट्रिपलेट्स के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है। अब बाज बुक्स में आपने यह देखा होगा कि जो इनकी अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो अरेंजमेंट लिखी हुई होती है 9+0। इसका क्या मतलब है? 9 सेट तो पेरिफेरल पोजीशन पे हैं, लेकिन मिड में कोई सेंट्रियोल्स मौजूद, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं है। मींस कि 0 है, लेकिन साइड पे 9 ट्रिपलेट हैं। 9 साइड को और 0 मिड को डिनोट किया जाता है। अब लास्ट में सेंट्रियोल्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रियोल्स कैसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला फंक्शन है वो स्पाइंडल फॉर्मेशन है। कैसे स्पाइंडल बनाता है? फॉर एग्जांपल जब सेल ने डिवाइड होना होता है, माइटोसिस करना होता है, उस दौरान ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये एक दूसरे को अपोजिट पोल्स में ले जाते हैं। जब अपोजिट पोल्स में जाएंगे तो यहां से स्पाइंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन
दे मूव टू अपोजिट पोल एंड फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स। ये अपोजिट पोल में शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होने के बाद स्पाइंडल फाइबर्स बनाएंगे। ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हाफ को अपनी तरफ और ये जो दूसरा सेंट्रियोल्स है ये अपनी तरफ खींचेगा। खींचने के बाद जब ये दो सेल बनेंगे तो एक सेंट्रियोल्स ने हाफ क्रोमोसोम्स को इस तरफ खींचा हुआ होगा और हाफ क्रोमोसोम्स को इस तरफ खींचा हुआ होगा। सो क्या हुआ, सेल डिवीजन में स्पाइंडल फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, सेंट्रियोल्स की वजह से होती है। लेकिन प्लांट में नहीं होते, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे क्या फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन है सिलिया एंड फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। अगर हम बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया में आपको सिलिया भी नजर आएंगे और फ्लैजेलम भी नजर आएंगे। फ्लैजेला क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिलिया एंड फ्लैजेला डिफरेंट हैं, लेकिन अगर फ्लैजेला को देखा जाए तो फ्लैजेला क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। अब ये जो सिलिया और फ्लैजेलम है, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी सेंट्रियोल्स की वजह से होती है। लेकिन यहां पे एक ईटा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जब सिलिया एंड फ्लैजेला भी होंगे सेंट्रियोल के साथ तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं। अगेन रिवाइज कर रहा हूं कि बेसल बॉडी क्या है। जब सिलिया फ्लैजेला सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो जाएंगे, सेंट्रियोल सिलिया एंड फ्लैजेला के साथ होंगे, उस टाइम इसको बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी एमडी कैट ईटा टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल पॉइंट है। अब रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंट्रियोल्स को डिफाइन किया। व्हाट इज सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स आर स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स which is present near the nucleus and in matrix where the centrioles are located is known as centroplasm. And these cylindrical structures, इन cylindrical structures को मैग्नीफाई करके देखें तो जो cylindrical structures होती हैं उसके अंदर small 9 triplet of microtubules होते हैं। एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया। पहला फंक्शन इसका क्या है? स्पाइंडल फॉर्मेशन। सेल डिवीजन में दे फॉर्म स्पाइंडल एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सिलिया एंड फ्लैजेलम। सिलिया और फ्लैजेलम भी इसी वजह से फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है। राइट द note on centrioles.